So in this video, we are going to start the second book of your 12th economics syllabus, that is Indian Economic Development. And in this unit, as per NCERT book, we have 4 units: unit number 1, 2, 3 and 4. But remember, as per CBSE, unit number 1 and unit number 2 clubbed into unit number 1, and rest unit number 3 will be treated as unit number 2 and unit number 4 will be treated as unit number 3. So as per NCERT book, we have 4 units in this book, but as per CBSE we have 3 units. Now today I will start with unit number 1. In unit number 1 we have, as per CBSE, we have 3 chapters. इंडिया की क्या कंडीशन थी जब, इस चैप्टर का नाम ये है, इंडिया की क्या कंडीशन थी कि जब ब्रिटिश हमें लेफ्ट करके गए, ब्रिटिश हमें छोड़ के गए, जब हमें आज़ादी मिल गई तब हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी. देन यूनिट नंबर 2, 1950 से लेकर 1990 तक, इन 40 सालों में हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी. एंड यूनिट नंबर 3, 1991 में जब इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आए तब हमारी कंडीशन कैसे चेंज हुई. तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है जिसमें हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं. आज मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 से. चैप्टर नंबर 1, that is India on the eve of independence. चैप्टर का टाइटल ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट अस. इंडिया की कंडीशन इकोनॉमी की क्या है जब इंडिया को आजादी मिली. बट इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमें ये बात नहीं करनी, हमें एक्चुअली ये बात करनी है कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी बिफोर ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश, और ब्रिटिश जब लेफ्ट करके गए तब कैसी. एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करता हूँ. देखो, वी ऑल नो दैट इंडिया एज अ नेशन, बहुत ब्रीफ में बता दूं, इंडिया एज अ नेशन हम सबको पता है कि एग्जिस्ट करता है 2500 BC से. बट यूरोपियंस ने इंडिया को कब फाइंड किया, कब डिस्कवर किया. यूरोपियंस हैं, वो इंडिया को डिस्कवर करना चाहते हैं. इंडिया है पर यूरोपियंस को नहीं पता, यूरोपियंस को इंडिया का एड्रेस नहीं पता. अब इन लोगों को, यूरोपियंस को, इंडिया को डिस्कवर करना है. तो इन्होंने इंडिया को डिस्कवर कब किया, क्योंकि इन्होंने हम पे राज किया है. तो राज किया तो पहले ये आए तो उन्होंने पहले हमें डिस्कवर किया होगा. तो इन्होंने हमें डिस्कवर कब किया है, इन्होंने हमें डिस्कवर किया 1498 में. 1498 में यार ऐसा था, ये यूरोप है, ठीक है, समवेयर यहाँ इंडिया है और इधर अफ्रीका है. अब हुआ क्या, यूरोप से एक सेलर थे जिनका नाम था वास्को डी गामा. हम सब ने पढ़ा है. वास्को डी गामा एक सेलर थे. वो पानी के रास्ते यूरोप से अफ्रीका के थ्रू होते हुए इंडिया पहुंचे. याद रखना, इस रूट का लिंक है. ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको. एनसीईआरटी में आपको भी सर चैप्टर का टाइटल कुछ और है, एनसीईआरटी में नहीं हो, गिवन है, आप यहाँ पे चले गए, इसका लिंक है इसलिए बता. तो यूरोपियंस ने इंडिया को डिस्कवर कब किया है, 1498 में. कैसे किया है, जब वास्को डी गामा पानी के रास्ते यूरोप से अफ्रीका के थ्रू होते हुए इंडिया पहुंचे. तो वास्को डी गामा का इंडिया का रूट कैसा था, यूरोप से ये रूट था. ठीक ना. अब इंडिया को उन्होंने डिस्कवर कर लिया. क्यों डिस्कवर किया था, क्योंकि इस दौर में 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में इंडिया के स्पाइस ट्रेड बड़ा फेमस था. इंडिया के मसाले बड़े फेमस थे. इसलिए ये बड़ा फेमस था, इसलिए वो उसको एडवर्ट कर रहे थे, इसलिए उसको ढूंढना चाह रहे थे. ठीक, इन्होंने हमें ढूंढ लिया है, अब ये आना चाहते हैं. अब हुआ क्या, इंडिया में मुगल साम्राज्य चल रहा है. ठीक, अब हुआ क्या, 1600 में, मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी फिर हम पढ़ेंगे. 1600 में एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. यूरोप के अंदर एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग. इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन सा यूरोपियन प्लेयर आया, पोर्तुगीज.
इसके बाद आए हैं डच। पोर्तुगीज तो सबसे पहले पे आए, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया। सेकंड पे आए डच, थर्ड पे आया है ब्रिटेन। तो ये मत समझना कि ब्रिटेन आया, ब्रिटेन ने हम पे राज कर लिया, ठीक है, और ब्रिटेन सबसे पहले यूरोपियन प्लेयर नहीं था, सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज, पोर्तुगल आया था। फोर्थ नंबर पे आए थे फ्रेंच एंड फिफ्थ नंबर पे आए थे डेन्स। डेन्स का मतलब था डेनमार्क। तो ये 5 यूरोपियन प्लेयर हैं जो इंडिया के अंदर आए थे, बट सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर जो था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन जब मैं बोलता हूं तो आज ब्रिटेन का मतलब 4 कंट्री होती है। ब्रिटेन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, और ब्रिटेन के अंदर 4 कंट्री आती है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो मैंने क्या कहा, ब्रिटेन के अंदर 4 कंट्री आती है, इंग्लैंड, ब्रिटेन के अंदर 4 कंट्री आती है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये बस मैंने आपको नोटिस के लिए बताया, बट हम वर्ड यूज ब्रिटेन ही करेंगे। तो सबसे की प्लेयर ब्रिटेन था, बट मैंने ये आपको इसलिए बताया पर ब्रिटेन पहले नंबर पे नहीं आया था। ब्रिटेन प्रोमिनेंट था, ब्रिटेन ने हम पे राज किया है, और ब्रिटेन थर्ड नंबर का यूरोपियन प्लेयर था जो इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। इंडिया का ट्रेडिंग रूट किया, इंडिया इन्होंने यूरोपियंस ने ऐसे फाइंड किया। अब क्या हुआ, अब ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर 1600 के अंदर एक कंपनी फॉर्म हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी फॉर्म कैसे हुई, जो वहां के लोकल मर्चेंट थे, जो वहां के लोकल ट्रेडर्स थे, जैसे इंडिया के अंदर आप ले लो टाटा, बिरला, अंबानी, तो उस दौर के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर लोकल मर्चेंट्स थे वो क्वीन के पास जाते हैं, क्वीन से रिक्वेस्ट करते हैं। उस दौर के अंदर क्वीन थी एलिजाबेथ I। लोकल मर्चेंट्स टाटा, अंबानी, बिरला जो इंडिया में है, वहां पे भी कोई और होगा, तो लोकल मर्चेंट्स वहां की क्वीन के पास जाते हैं, क्वीन कौन है? एलिजाबेथ I। मैम से, क्वीन से रिक्वेस्ट करते हैं एक परमिशन देने की कि ये लोकल मर्चेंट्स एक कंपनी बनाए और इंडिया में जाकर ट्रेड कर सके। तो इनको परमिशन चाहिए, कैसी परमिशन चाहिए? इंडिया में ट्रेड करने की। किससे मांग रहे हैं? वहां की क्वीन से। क्वीन कौन है? एलिजाबेथ I। फाइनली क्या प्रोसेस था वो हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाना, ठीक है। एलिजाबेथ ने 1600 के अंदर इनको एक परमिशन ग्रांट कर दी। तो रॉयल चार्टर क्या है? फॉर्मल परमिशन, इनको परमिट कर दिया है, परमिशन दे दी है, क्या करने की? इंडिया में जाकर ट्रेड करने की। उसी दौरान 1600 में एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? लॉजिकल है भाई, इंडिया यूरोप के ईस्ट में पड़ा, तो इस कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डन। यूरोप ने इंडिया को डिस्कवर कब किया है? 1498 में। ये ट्रेडिंग रूट है, ये मिला है ना, भी तो आपको भी ये भी तो हो सकता है, उनको तो ये मिला है ना, डन। ब्रिटेन कब आए? थर्ड नंबर का प्लेयर है ब्रिटेन। कौन कौन आता है उसके अंदर? आज इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। क्या हुआ है? वहां के लोकल मर्चेंट्स क्वीन के पास गए, रिक्वेस्ट किए एक परमिशन देने की, एक रॉयल चार्टर ग्रांट करने की कि इंडिया में जाकर ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। क्वीन ने परमिशन दे दी है, 1600 में एक कंपनी बन गई है जिसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, डन। ये लोग इंडिया में आ गए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ये लोग जब इंडिया में आए तो इंडिया में आए ये बंगाल प्रोविंस के अंदर। बंगाल प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, और बंगाल का मतलब आज वाला बंगाल नहीं, उस दौर का बंगाल है। उस दौर का जब मैं बंगाल बोलता हूं तो उस दौर के बंगाल में 4 बातें हैं। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश पार्टीशन होने के बाद बना है। इंडिया से पहले वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ, फिर ईस्ट पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश बना, बट अल्टीमेटली तो वो बंगाल का बैकवर्ड पार्ट था, तो 1971 में बना बांग्लादेश। उस दौर में बंगाल प्रोविंस अगर मैं बोल रहा हूं तो इसके अंदर बेसिकली 4 बातें हैं। आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, कुछ पार्ट आसाम का भी था। तो बंगाल का मतलब, मैं बंगाल वर्ड यूज करूंगा, पर बंगाल का मतलब छोटा सा बंगाल मत समझो, बहुत बड़ा बंगाल समझो। तो बंगाल के अंदर क्या क्या है? बिहार, उड़ीसा, उस दौर का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रांत है। ये लोग यहाँ पे आए, सर ये क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है, अगेन आपको जारी जरूरत नहीं, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। यहाँ पे पोर्ट्स थे,
कि पानी का रास्ता है ना, तो पानी के रास्ते तो ट्रेड होगा ना, तो क्या चाहिए इसके लिए? पोर्ट्स। बंगाल के अंदर पोर्ट्स है, फर्टाइल लैंड है, इसलिए आए हैं हम। ठीक है, बंगाल के अंदर आ गए। अब बंगाल के अंदर जब आए, वहाँ के जो मुगल राजा थे उन्होंने उनसे परमिशन मांगी, परमिशन ग्रांट हुई, कैसे हुई? ठीक है, ट्रेडिंग चलती रही, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, चलती रही ट्रेडिंग, चलती रही। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इशू आया। जो वहाँ के लोकल मर्चेंट, लोकल रूलर थे, जो बंगाल के राजा थे, उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, इश्यूज बढ़ गए। सर इश्यूज क्यों बढ़ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ट्रेडिंग करनी है और इनको राजा को क्या चाहिए? टैक्स वो मिल रहा है, पर नहीं। इशू ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए, किले बनाने स्टार्ट कर दिए। आप देखते ना लाल किला, तो ऐसे किले बनाने शुरू कर दिए बंगाल के अंदर। अब राजा गुस्सा हो गया, राजा कह रहा है यार आप लोग ट्रेडिंग करने आए, ट्रेडिंग कीजिए, आपको फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत है, आपको किले बनाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हम बनाएंगे, हमें जरूरत है, कल को कोई वॉर होता है, आपको क्या जरूरत है? उन्होंने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया। धीरे धीरे इश्यूज डिफरेंस क्रिएट होते रहे। 1757 में ये डिफरेंसेस इतने क्रिएट हो गए, 1757 में ये डिफरेंसेस इतने क्रिएट हो गए कि एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासी? प्लासी बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत के अंदर, बंगाल मतलब बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल प्रोविंस के अंदर प्लासी एक जगह का नाम है। इस जगह पे एक लड़ाई लड़ी है। क्यों लड़ी गई है? क्योंकि डिफरेंसेस बढ़ गए। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और लोकल रूलर के बीच में। लोकल रूलर का नाम था सिराजुद्दौला। वैसे आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1757 में एक लड़ाई हुई। कहां हुई है? बंगाल के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, क्यों? ये आपको डिफरेंसेस पता लग गए, डिफरेंसेस बढ़ गए थे। और बुरी बात यह है कि इस बैटल के अंदर सिराजुद्दौला हार गए, सिराजुद्दौला हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, जो कि 1757 में लड़ी गई है, इसमें हरा दिया। और ये डेट इसलिए सिग्निफिकेंट है, इस डेट को हम इसलिए बोलते हैं, हमने सबने सुना है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो जाहिर सी बात है इंडिया कभी डिपेंडेंट भी तो हुआ होगा। तो इंडिया डिपेंड कब हुआ है? इंडिया डिपेंड इस डेट पे हुआ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस डेट को हम बोलते हैं कि इस डेट से इंडिया डिपेंडेंट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक सर, डेट तो है नहीं, 1757 है यार, कोई बात नहीं। अगर डेट भी आपको चाहिए तो डेट है 23 जून 1757। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लक्षण सही नजर नहीं आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करने हैं, किले बना लिए, फोर्टिफिकेशन कर ली, लोकल मर्चेंट के साथ लड़ाई लड़ ली है, लोकल मर्चेंट को हरा दिया, सॉरी लोकल रूलर को, लोकल किंग को हरा दिया, ट्रेडिंग करने आए थे आगे। अब हुआ क्या? अब क्योंकि इन्होंने राजा को हराया है तो रिटर्न में कुछ प्रिविलेज चाहिए, भाई हराया है ना तो कुछ चाहिए वापस। तो इन्होंने बेसिकली दो चीजें ली, एक तो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, ट्रेडिंग करने में ज्यादा छूट मिल गई, अब जो रिस्ट्रिक्शन थी वो उनको कम कर दिया इन्होंने। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1765 के अंदर, 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी दे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी दे गोट दीवानी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी? दीवानी मुगल सल्तनत का वर्ड है। दीवानी का मतलब होता है परमिशन, फॉर्मल परमिशन। इनको परमिशन मिल गई है, दे गोट दीवानी, फॉर्मल परमिशन मिल गई है। फॉर्मल परमिशन बोलो और स्पेशल राइट्स बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी मिल गई, स्पेशल राइट्स मिल गए।
स्पेशल राइट्स किस चीज के मिल गए? स्पेशल राइट्स मिल गए ओवर 3 इश्यूज, 3 चीजों के। पहला सिविल राइट्स, रेवेन्यू राइट्स एंड जुडिशियल राइट्स। जुडिशियल राइट्स, so what is the meaning of these 3 special privileges, these 3 special rights, how they make differences? सिविल राइट्स, अगर पहले वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, अब तक जो भी उस बंगाल प्रोविंस के अंदर ट्रेडिंग करता था उसकी जो टैक्स की कलेक्शन होती थी वो लोकल रूलर के पास जाती थी, सिराजुद्दौला के पास जाती थी। अब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया है। 1765 में इनको राइट्स मिल गए हैं। अब टैक्स की कलेक्शन होगी मर्चेंट से, इंडिया के लोकल मर्चेंट से, इंडिया के किसानों से, वो लोकल रूलर के पास नहीं जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगी। तो देखो रिवेन्यू राइट्स, टैक्स राइट्स मिले। जुडिशियल राइट्स, अगर दो लोगों में, दो समुदाय में कल को कोई लड़ाई होती है, उनके फैसला कराने की जिम्मेदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स की है। मतलब अगर दो गुटों में, दो समुदाय में, दो ग्रुप्स में, दो लोगों में अगर लड़ाई होती है, उनके डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व कराएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। सिविल राइट्स, जो वहां के ऑफिसर्स की तैनाती है, लेट से जो टैक्स कलेक्ट करेगा उस ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो कौन लगाएगा? लोकल रूलर नहीं लगाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएगी। मतलब जो आज तक काम लोकल रूलर के थे, अब वो टेक ओवर हो रहे हैं किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इंडिया डिपेंड हो रहा है ना, क्योंकि इंडिया की जो डिसीजन है, सोवरेन डिसीजन है, वो कौन ले रहा है? एक बाहर वाली कंपनी, एक बाहर वाला प्राइवेट कंपनी। कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तभी तो कह रहे हैं ना इंडिया क्या हो रहा है? डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्यों मिला आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि इन्होंने बैटल में हारा। ठीक है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के लोकल रूलर को बंगाल प्रोविंस के हरा दिया। 1765 में दे गोट दिवानी स्पेशल राइट्स। एक बात समझ में आ गई, ये ट्रेडिंग करने नहीं है सिर्फ, इनका पर्पस कुछ और है। ठीक है, अब नाउ इसके बाद एक और सिग्निफिकेंट डेट हुई 1857 एंड 58। 1857 एंड 58। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1857 एंड 58? 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद एक और सिग्निफिकेंट डेट हुई है। इसको बोलते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट और सिपोय म्यूटनी। अब 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। 70, 80, 90 साल इन्होंने ऑपरेट किया, 90 इयर्स। तो जाहिर सी बात है लोगों को इनके डिसीजन पसंद आए होंगे, पसंद नहीं भी आए होंगे। तो जिन लोगों को डिसीजन पसंद नहीं आए उन लोगों में एक गुस्सा आ गया, और सबसे ज्यादा गुस्सा एक ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ था हमारे सैनिकों के बीच में, जो यार ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्मी चाहिए। अब वो आर्मी क्या कर रहे हैं? वो आर्मी इंडिया के लोगों को ही हायर कर रहे हैं। अब जब उन्होंने इंडिया के लोगों को हायर किया तो हुआ क्या है कि इंडिया के आर्मी से, इंडिया के लोगों से इंडिया की आर्मी को रिक्रूट करते हैं और इंडिया के लोगों को ही सप्रेस करते हैं। मतलब हमसे हमारे लोगों को ही सप्रेस करा रहे हैं। तो एक डिफरेंसेस आने लगे, हमारे लोगों का जो गुस्सा है वो भर गया। तो 1857-58 में इसी बात एक विद्रोह हुआ जिसका नाम है रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट या सिपोय म्यूटनी। इस म्यूटनी में क्या हुआ था? एक्चुअली हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने एक म्यूटनी कर दी थी, एक विद्रोह कर दिया था अपनी ही कंपनी के खिलाफ, जिन्होंने उनको रिक्रूट किया था। मतलब सिपाहियों ने एक म्यूटनी की है, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उसके अंदर लोकल फार्मर्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। उसके पीछे क्या रीजन थे अगेन आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमें इकोनॉमी पढ़नी है, मैक्रो मॉडर्न इकोनॉमी नहीं पढ़नी, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी आगे। ठीक है, नाउ 1857-58 में सिपोय म्यूटनी हुई, बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ी गई। बट अगेन जैसे एक डिफरेंस है, जो 1757 की लड़ाई हुई थी वो बंगाल प्रोविंस के अंदर हुई थी, पर 1857-58 की लड़ाई को हम पैन इंडिया लेवल की लड़ाई बोलते हैं। बट अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस म्यूटनी में भी हमें हरा दिया। मतलब इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 2 मेजर वॉर जीत गई। 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो मैंने बताया, इन बिटवीन काफी हुए।
1857-58 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपोही विक्ट्री को भी सप्रेस कर दिया। लेकिन एक डिफरेंस है, ये डेट मैंने आपको क्यों बताई है, ये हिस्ट्री का पार्ट होते हुए मैंने आपको डेट इसलिए बताई है, एक डिफरेंस आ गया। ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन की ये पार्लियामेंट है, जो ये सारे डिसीजन, सारे एक्शन जो इंडिया में हो रहे हैं, जो उनकी कॉलोनी में हो रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हमने परमिशन दी थी इंडिया में ट्रेड करने की, वहां ये सब कुछ चल रहा है और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को अब संभाला नहीं जा रहा। ठीक है, उन्होंने सप्रेस कर दिया, उन्होंने लोगों को हरा दिया, अभी भी वही कमांड में है, बट एक फियर आ गया, एक डर आ गया कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी अब मैनेज नहीं कर पा रही है। तो हुआ क्या, इस डेट की सिग्निफिकेंस ये है कि पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब ये कंपनी जो प्राइवेट थी, अब ये किसके अंदर आ गई, पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आ गई। तो मतलब समझो आप 1757 इंडिया डिपेंडेंट हुआ, टिल 1857-58 इंडिया पे रूल किसने किया है, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन में किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो क्या है एक प्राइवेट कंपनी। तो ब्रिटेन ने तो क्या, ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ने रूल किया, ठीक है, सप्रेस कर दिया, पार्लियामेंट का रूल आ गया, कंपनी नेशनलाइज हो गई। अब हुआ क्या, इसके बाद हम सब जानते हैं अंबेडकर साहब आए, गांधी साहब आए, सुभाष चंद्र बोस आए, बहुत सारे फैक्टर्स हुए, काफी लड़ाई हुई, भगत सिंह आए। 1947 में फाइनली हम इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनली हम इंडिपेंडेंट हो गए। मैंने आपको सिग्निफिकेंट डेट बताई थी, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए। डेट हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर को, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको अगर बैकग्राउंड करूं, 1757 से 1857 तक हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम रूल किया है, ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी ने। बट 1858 से 1947 तक हम पे ब्रिटेन का क्राउन रूल रहा है, वहां की पार्लियामेंट ने हम पे रूल किया है। ये एक प्राइवेट मर्चेंट ने हम पे रूल किया है और ये एक क्राउन रूल है। तो इंडिया में लगभग 1757 से 1947 तक ब्रिटेन ने फॉर्मली राज किया है। कितने साल, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। एनसीईआरटी का वर्ड है, लगभग 2 साल। अब मैं आपको इसके अंदर जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है आपको, इंडिया कब था, यूरोपियंस ने कब फाइंड किया, कब वो आए, कब उन्होंने हराना शुरू किया, कब वो गए, कैसे वो चले गए, इस पूरे बोर्ड के अंदर जितना मैंने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में 3 वर्ड मेंशन है। कौन कौन से, ये याद रखना है आपको। पहला, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, 1757, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट पता है, 23 जून 1757। सेकंड, पहले चैप्टर के अंदर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, पहला सेकंड, ब्रिटेन ने इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली कितने साल शासन किया है, कितने साल राज किया है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा है। एनसीईआरटी के अंदर 4th चैप्टर जब आप खोलेंगे ना, पॉवर्टी, उसके अंदर एक और वर्ड है 1857 सिपोही विक्ट्री, ये मेंशन है चैप्टर नंबर 4 में जाकर, इसलिए मैंने भी आपको बताया, समझ गया। तो एनसीईआरटी के अंदर पूरे बोर्ड में जो इतना लिखा हुआ उसमें से 3 वर्ड है, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये 3 वर्ड बता दूंगा, ये कहानी नहीं बताऊंगा, समझ नहीं आया, ठीक है। आई होप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा, थोड़ा सा भी मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। बाय बाय।